क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले 10 से 15 सालों में मौसम कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होता जा रहा है। किसी जगह पर बहुत तेज़ बारिश है तो कहीं धूप की तेज़ी से लाखों लोगों की ज़िंदगी पर बहुत भारी असर है। कहीं सूखे जैसा माहौल है तो कहीं कभी ना दिखने वाली एक्सट्रीम बर्फबारी है। अभी रिसेंटली 13 मई 2024 को मुंबई का सामना एक बहुत तेज़ सैंडस्टॉर्म के साथ हुआ, जिसमें कई एक्सीडेंट्स भी हुए। इस सैंडस्टॉर्म के दौरान एक होर्डिंग गिरने की वजह से करीब 16 लोगों की जानें गई। उसी तरह 16 अप्रैल 2024 को होने वाली अनप्रेसिडेंटेड बारिश ने दुबई को और पूरे यूएई को बदहाल करके रख दिया। एक दिन में 254 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पूरे साल में दुबई में सिर्फ 97 मिलीमीटर बारिश होती है। उसी तरीके से अप्रैल का एवरेज दुबई का सिर्फ 8 मिलीमीटर है। इसी साल जनवरी में यूएस के 40 स्टेट्स में ब्लिज़र्ड आया, जो कि एक भयंकर storm था। और उसी महीने में वहां पर कुछ उल्टा हुआ। कुछ दिनों तक वहां बहुत तेज टेम्परेचर रहा, बहुत सख्त गर्मी रही। तो एक ही महीने में वहां तेज ब्लिज़र्ड भी आया, सैंडस्टॉर्म भी आया, और उसी महीने में वहां बहुत तेज और हाई टेम्परेचर्स देखने को मिले। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मेरे दोस्तों, ये सब इशारे कुछ बता रहे हैं। डेजर्ट के इलाके में तेज बारिश, ब्लिज़र्ड भी और हाई टेम्परेचर भी, अनएक्सपेक्टेड सैंडस्टॉर्म्स, ये इशारा है एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स की तरफ। आइए आज इसको थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसकी शुरुआत आज से करीब 250 या पौने 300 साल पहले हुई। 1750 से लेकर 1800 के आसपास यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसमें मशीन और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत बड़े तादाद में होने लगा। कोल और ऑयल का इस्तेमाल के जरिए मशीनें चलने लगी, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दूसरे कंट्रीज में भी ये मशीनें और ऑयल का इस्तेमाल पहुंच गया, जिसकी वजह से इनका बड़े पैमाने पर कंजम्पशन बढ़ गया और इनका इस्तेमाल और भी ज्यादा तादाद में होने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फौरन बाद के हिस्से में 1950 का डिकेड आते आते कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत बड़ी स्पाइक एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी, जो कि उस वक्त से पहले कभी नहीं देखी गई। ये हुआ लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल के लगातार इस्तेमाल से। आज ये नौबत है कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसको आज के दौर का सबसे बड़ा क्राइसिस बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसके आसपास के साइंस को लोग एक नजरिए से नहीं देखते, और इसके आसपास का जियोपॉलिटिक्स ने इसको रोकना और भी मुश्किल कर दिया है। साइंटिस्ट का मानना है कि मौसम की ये एक्सट्रीमिटीज क्लाइमेट चेंज के असर से है, और 95% चांस है कि ये इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से हुआ है। बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पेड़ों का अनप्रेसिडेंटेड तरीके से कटना, फॉसिल फ्यूल्स का लगातार बढ़ता हुआ इस्तेमाल, ये सब प्राइमरी रीजन बनते चले जा रहे हैं इस इम्बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। याद रखिए, इब्न माजा की एक हदीस में है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वजू करते हुए देखा, और उन्होंने फरमाया, साद, ये कैसा वेस्टेज है, ये कैसा एक्स्ट्रावेगेंस है। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या वजू में भी वेस्टेज और एक्स्ट्रावेगेंस है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम नदी पर हो तब भी। यानी उन्होंने एक्स्ट्रावेगेंस और वेस्टेज करने से मना किया। इस मिसाल से हमें इशारा दिया गया है कि किसी भी चीज का अब्यूज ना किया जाए, किसी भी चीज की ज्यादती ना की जाए, चाहे वो पानी का इस्तेमाल हो, या पेड़ों को काटना हो, या एनिमल कंजम्पशन हो, या हर चीज जो आपको दी गई है खुदा के जरिए, उसका एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। और हम इंसानों ने ज्यादती की है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, पेड़ों को काटने में और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने में, और बैलेंस को हमने ही बिगाड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज दुनिया की आबादी पिछले 70 सालों में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है, जिसकी वजह से इंसानों का खाने का ओवरऑल कंजम्पशन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा है। आज इंसानों का फूड कंजम्पशन रिकॉर्ड दरों पर है, और उसकी वजह से ग्रीन बेल्ट्स को एग्रीकल्चर के लिए साफ कर दिया गया है। और फूड कंजम्पशन में एक बहुत बड़ा कंजम्पशन एनिमल प्रोडक्ट्स का भी है, जिसकी वजह से अक्सर मीथेन गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से खास तौर पर दो गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रिलीज होती है, और मीथेन एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट कर रही है। दोस्तों, जब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होती है तो वो जाकर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, और इन पर सनलाइट पड़ने से ये और भी हीट अप हो जाती हैं और सो कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ये पूरे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को और भी बढ़ा देती हैं। दोस्तों, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का बढ़ना एक साइक्लिक प्रोसेस है, और ये नॉर्मल है। यहाँ पर कंसर्न क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में हमेशा टेम्परेचर बढ़ते और घटते रहते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो ये है कि गर्मी तेजी से बढ़ रही है,
और पूरे प्लेनेट की गर्मी एक साथ तेजी से बढ़ रही है। ये उसी तरीके से है कि मान लो कि आज से 100 साल पहले हमारी दुनिया का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 33 डिग्री था एक सर्टेन मौसम में, लेकिन आज वो टेम्परेचर बढ़कर 34.1 हो गया है। तो जो ओवरऑल एवरेज है उसमें 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक प्री इंडस्ट्रियल एज यानी 1800 से पहले और आज में दुनिया के टेम्परेचर में पूरे 1 डिग्री का फर्क आया है। यानी ओवरऑल दुनिया का टेम्परेचर चेंज हुआ है, जो कि एक वरी करने का फैक्टर है। अब आप सोचेंगे ये तो सिर्फ 1 डिग्री का चेंज है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और ये टेम्परेचर बढ़ने की तेजी पिछले कुछ सालों में और भी तेज हुई है। उन एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर ये तेजी सन 2100 यानी 2100 तक 1.5 डिग्री का चेंज लाती तब भी ये मैनेजेबल है, लेकिन अगर इसमें और बढ़ोतरी होती है तो ये इंसानों के लिए खतरे की बात बन सकती है। प्रॉब्लम ये है कि करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से ये 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी जो 2100 सन 2100 में होना चाहिए थी, वो आज से 6 साल बाद सन 2030 में होने जा रही है। जिसकी 70 साल बाद होना थी वो 70 साल पहले हो रही है। उसकी स्पीड, टेम्परेचर के बढ़ने की स्पीड उतनी बढ़ गई है। सन 2023 तक टेम्परेचर 1.1 डिग्री तक ऑलरेडी बढ़ चुका है और टारगेट का सिर्फ 0.4 डिग्री बचा हुआ है। ये सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। आज ग्लोबली सी लेवल्स 3 मिलीमीटर पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और क्लाइमेटिक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये सी वाटर और एक्सपांड होता जा रहा है। इसके साथ साथ पिघलते हुए ग्लेशियर्स और आइस शीट्स ट्रिलियंस ऑफ टन्स के फ्रेश वाटर समुद्र में ऐड कर रहे हैं। इनके नतीजे में सी लेवल का बढ़ना और बारिश की साइकिल में फर्क का आना दोनों हो रहा है। कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया अपना कैपिटल तक शिफ्ट करने को मजबूर है और ऐसे ही इसमें तेजी रही तो बड़ी बड़ी कोस्टल सिटीज और बड़े बड़े कोस्टल इलाके और उनके बड़े बड़े हिस्से पानी की जद में होंगे अगले 70 से 80 सालों में। सन 1800 से लेकर अब तक सी लेवल्स 8 इंचेस के आसपास बढ़े हैं और जिसमें से अनप्रेसिडेंटेड 3 इंचेस तो पिछले 25 सालों में ही बढ़ गए हैं। सोचिए, सन 1800 से लेकर अब तक 8 इंचेस और उसमें से 3 इंचेस पिछले 25 से 30 सालों में। लेकिन सब कुछ गलत नहीं हो रहा है। इंसानों ने जब से इसको समझना शुरू किया है, कुछ कोशिशें जरूर हुई हैं इस टेम्परेचर के बढ़ने के प्रोसेस को स्लो करने की। सन 2016 का पेरिस एग्रीमेंट, जहां पर CO2 एमिशंस के टारगेट सेट किए गए हैं, हालांकि ये पूरे तरीके से अबाइड नहीं हुए, पर कुछ फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। यहाँ पर हर कंट्री ने ग्रीन हाउस गैसेस के अपने टारगेट्स को रिड्यूस करने पे कमिटमेंट किया था, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इनको रोकना नहीं चाहती, आज भी अपने टारगेट से बहुत दूर है। दूसरी तरफ गुड न्यूज ये है कि इंडिया, मोरक्को और गैम्बिया जैसे मुल्क, जिन्होंने बड़े पैमाने पे सोलार एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोजेक्ट्स के काम को शुरू किया है और बहुत टाइम, पैसा और एफर्ट्स इसके अंदर लगाना शुरू कर दिए हैं, जो कि टारगेट्स मीट करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और ये तारीफ के काबिल है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है ऐसा बहुत कुछ और बहुत सारी कंट्रीज को मिलकर एफर्ट करना होगा और एक स्ट्रॉन्ग पुश की जरूरत होगी, गवर्नमेंट और लोगों के साथ मिलकर होगी। ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये दुनिया हमारा घर है। इसमें होने वाले चेंजेस हमें और आने वाली जनरेशंस को इम्पैक्ट करेंगे। कुरान में साफ तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि मैं दुनिया में एक खलीफा बनाकर भेज रहा हूं। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसिव अथॉरिटी, जो दुनिया के कारोबार को, दुनिया के ऑपरेशंस को, कामकाज को चलाने वाली अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी अल्लाह ने बनाई ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को। तो इंसानों की जिम्मेदारी सिर्फ दुनिया में रहने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ के रिसोर्सेज की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के जानवरों की, यहाँ के पेड़ पौधों का ख्याल रखना भी इस इंसान की जिम्मेदारी है। कल को क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने एक्शंस को बेहतर कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल बेहतर रख सकते हैं। क्लाइमेट को वो सुप्रीम क्रिएटर ही कंट्रोल करता है। आप और मैं इसमें अपनी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज की हेल्प कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स की हेल्प कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल कार्स का इस्तेमाल कम कर दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन्स या बसेस का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो ये इसमें मददगार साबित होगा। उसी तरीके से छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल्स का या नॉन फ्यूल व्हीकल्स का इस्तेमाल करने से भी फर्क पड़ेगा। पेड़ों को लगाने में मदद करें, थर्मल पावर और कोल से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कंट्रोल करें, वाटर लेवल्स को अननेसेसरली डिप्लीट ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही जमीनी पानी का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे कदम अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे लेना शुरू करें तो ये एक बड़ी कोशिश बन सकते हैं। और सबसे बड़ी दो बातें, पहली
कि इस बारे में अवेयर होना और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। अवेयरनेस कैन गो अ बिग वे टू ब्रिंग इन शिफ्ट इन आवर अप्रोच। और दूसरी बात ये कि हम अच्छे काम करें, अच्छी नियत के साथ काम करें और सबके साथ भलाई का काम करें, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हों, हमारे नेबर्स हों, कोई ऐसी चीजें हों जिनको हम कंज्यूम करते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जानवर हैं, इनके ऊपर भी एतदाल से यानी बैलेंस के साथ इस्तेमाल करें। सुप्रीम क्रिएटर अल्लाह पूरी दुनिया के लिए अच्छाई के फैसले करेगा अगर हम अच्छे काम करेंगे। चलते चलते 2 रेफरेंसेस और देता चलो। कुरान में भी इशारा है सूरह कमर में, वेरीली ऑल थिंग्स वी हैव क्रिएटेड इन प्रोपोर्शन एंड मेजर। यहाँ पर भी मेजर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि हर चीज एक बैलेंस में बनाई गई है, एक मेजर में बनाई गई है। तो हर चीज में एक तवाजुन, एक बैलेंस रखना जरूरी है। और दूसरा रेफरेंस एक सही मुस्लिम की हदीस 157C बता रही है कि क्लाइमेट चेंजेस होंगे, आखिरी वक्त में क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, द लास्ट आवर विल नॉट कम अंटिल द लैंड ऑफ अरेबिया रिवर्ट्स टू मेडोज एंड रिवर्स। तो खुद ही सोचिए कि ये क्या बता रहा है। आइंदा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।